नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट चरणदीप सिंह ने यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। बता दें कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण तहत पहले 3 दिन यानी कि 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन का खुराक हेतु पंजीकरण हुआ है। बता दें कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण अभियान 3 जनवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया में शनिवार को शुरुआत हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक शनिवार रात 11:59 पर 3,26,591 बच्चों की टीकाकरण के लिए पंजीकरण की गई और बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण हेतु केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया कि वॉक इन और ऑनलाइन पंजीकरण दोनों ही तरह से बच्चों के टीकाकरण उपलब्ध होंगे। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आईडी कार्ड के अलावा बच्चे 1 जनवरी से अपने आईडी कार्ड का उपयोग करके कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के मौजूदा कोविन खातों का उपयोग करके या एक अद्वितीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एक नया खाता बनाने के बाद भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2007 और उससे पहले पैदा हुए बच्चे वैक्सीन प्राप्त करने के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरदना के सिलावा गांव में बने हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस मेरठ दौरे को लेकर मंच से लेकर मार्ग तक के लिए विशेष रूप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पीएम मोदी के मेरठ दौरे के कार्यक्रम में आखिरी वक्त पर थोड़ा बदलाव किया गया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक अब प्रधानमंत्री सेना के हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति स्थल और राजकीय संग्रहालय का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करेंगे और अमर जवान ज्योति स्थल पहुंचकर क्रांति की धरा को प्रणाम करेंगे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही मेरठ को शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति का तोहफा मिला था। प्रधानमंत्री बीती 17 दिसंबर को 1,74,00,000 रुपए की लागत से उच्चीकृत हुए राजकीय संग्रहालय को भी निहारेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसे योगी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में चुनाव होने और पिछले 1 दशक से कर्मचारी कैशलेस इलाज की मांग कर रहे थे। अब तक राज्य में राज्य कर्मचारियों सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों या अधिकृत अनुबंधित अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते थे, लेकिन अब कर्मचारियों को राहत देने के लिए उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इसके तहत कर्मचारी को इलाज के बिल कैश में नहीं करने होंगे और राज्य सरकार द्वारा काट दिया जाएगा, जिसे अस्पताल में ले जाकर वह अपना इलाज करा सकेंगे और इलाज का खर्च बीमा कंपनी देगी। इसका राज्य सरकार के साथ करार होगा। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद सरकार ने आज यानी 2 जनवरी से गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि राज्य में नो मास्क नो सर्विस के पालन के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नए मामलों के साथ राज्य में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,74,340 पर पहुंच गई है। हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और खेल परिसरों को आज 2 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन पर भी रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में पाबंदियां लागू रहेंगी। यह आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। ड्रग्स केस में फंसे अकाली दल के विक्रम मजीठिया को लेकर फिर से पंजाब की सियासत गर्मा गई है। जानकारी के अनुसार विक्रम मजीठिया की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए आए हैं। ऐसे में यह बात चिंता का विषय है
कि यदि मजीठिया विदेश भाग गए हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं तो फिर उनका इस तरह का दरबार साहिब में आकर माथा टेकना कैसे संभव हो सकता है। गौरतलब है कि ड्रग्स केस में मजीठिया को लेकर पुलिस उनके घर समेत कई जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वह श्री दरबार साहिब में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार और पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। होशियारपुर के गांव जाजा में गत रात दिल दहलाने वाली वारदात घटी, जब एक बहू ने बाहर से कुछ लोग बुलवाकर अपने सास ससुर को जिंदा ही जला दिया। पुलिस ने मौत का शिकार हुए रिटायर्ड फौजी मनजीत सिंह, पुत्र जसवंत सिंह और उसकी पत्नी गुरमीत कौर के पुत्र रविंदर सिंह के बयान के आधार पर उसकी पत्नी मनदीप कौर, ससुर निशान सिंह और 3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके मनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में रविंदर सिंह ने बताया कि उसका विवाह 28 फरवरी 2021 को हुआ था और वह पुर्तगाल में काम करता है। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी काफी लंबे समय तक नाजायज संबंधों के चलते किसी को फोन करती थी तो उसे रोकने के लिए वह अपने सास ससुर को तंग करने लगी। समझाने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसे नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं। जब रविंदर पुर्तगाल में था, उसके माता पिता ने उसे फोन कर कहा था कि मनदीप उन्हें जान से मारने की धमकियां देती है, इसलिए वह 7 दिसंबर 2021 को वापस आ गया था। गत दिन वह अपने दोस्त विकास शर्मा निवासी काला मंच के साथ अपने अन्य दोस्त कुलविंदर सिंह को मिलने कोटली लहल गया था। तब रात को 10 बजे जब वह घर पहुंचा तो घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। काफी आवाजें लगाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह धक्का मारकर अंदर घुसा। कमरे में उसकी पत्नी कुर्सी पर खुद को बंधे होने का नाटक कर रही थी, जबकि दूसरे कमरे में उसके माता पिता की बुरी तरह जली हुई लाशें पड़ी हुई थी। इतने में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने अपने पिता की मिलीभगत से अज्ञात व्यक्तियों की मदद के साथ उसके माता पिता को जलाकर उनका कत्ल किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मनदीप कौर को काबू कर लिया है और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट पार्टी तय करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए। वहीं सीएम योगी ने पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में दंगाइयों का सम्मान होता था, सपा सरकार में गरीब की संपत्ति कब्जाने का जरिया बना। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इसके बाद गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी गई। हालांकि तब तक वह गोरखपुर से सांसद ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और बाद में उन्हें विधान परिषद में चुना गया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दमदारी में उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी के चलते आप लखनऊ के स्मृति भवन में आज रविवार को रोजगार गारंटी रैली का आयोजन करने के साथ ही यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी। बता दें कि पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केजरीवाल के साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इस महारैली में शामिल होंगे। लखनऊ का स्मृति उपभवन मैदान की क्षमता काफी है। लखनऊ में होने वाली पार्टी की रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। उनको रोजगार गारंटी रैली का नाम दिया गया है। इस रैली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा। कन्नौज के इत्र व्यापारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी के 50 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। आईटी विभाग के अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी आज पुष्पराज जैन के घर में मौजूद हैं। यही डिप्टी कमिश्नर 2 दिन पहले मलिक परफ्यूमर्स के घर और फैक्ट्री में कार्रवाई को देख रहे थे। इसके बाद आज ये अधिकारी सुबह से पुष्पराज के घर में बने हुए हैं। इससे पहले शनिवार शाम को अधिकारियों की टीम पुष्पराज जैन को मीडिया से बचाते हुए उनकी फैक्ट्री में लेकर गई थी, जहां पर भी कई कंपनियों की फाइलों के बारे में उनसे पूछताछ हुई। हालांकि उनके घर में कुल कितनी नकदी मिली है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि पुष्पराज के घर में दर्जनों दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, जिनमें से आधे दस्तावेजों की जानकारी उनकी इनकम टैक्स को छिपाई गई है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि एमएलसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट ले रहा है और इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग ने आज यानी 2 जनवरी को भी मिडिल और हाई हिल्स पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ मौसम विभाग ने 4 और 5 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है और इसके बाद मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जबकि शनिवार को राजधानी शिमला में धूप खिली रही और इस दौरान बाहरी राज्यों में भारी संख्या में पहुंचे सैलानी आनंद लेते दिखे। हालांकि अधिकतर टूरिस्ट बर्फ के इंतजार में पहुंचे हैं, क्योंकि न्यू ईयर की शाम और नए साल के पहले दिन बर्फ के दीदार नहीं हो पाए। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।